पार्ट 10 अभी स्टार्ट होने वाला है 10वें चैप्टर का, और आई थिंक वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा ये चैप्टर का। उसके बाद हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। और दोस्तों, हम कल एक्सरसाइज का लेक्चर रखेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। मैं आपको वो बता दूंगा कब कैसे रखना है वो। ओके, चलो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। अब आज का जो है टॉपिक इसके अंदर, जैसे हमने उसमें भी देखा था रिएक्शन विथ मेटल, वो हमें यहाँ पे अब पढ़ना है। उसमें दो तरह के रिएक्शन है, वुड्स फिटिक एंड फिटिक। चलो दोस्तों, वुड्स रिएक्शन क्या बोला जाता है? आर डैश एक्स प्लस एन ए, तो क्या मिलेगा दोस्तों? आर डैश आर प्लस एन ए एक्स। तो डियर स्टूडेंट, ये माइनस और प्लस होगा। कल ही हमने समझ लिया कि ये 2 मोल एन ए 2 मोल आर एक्स में से 2x के साथ रिएक्ट करके NaX बनाता है। और ये दो आर जो थे, आर डैश और आर डैश, एक दूसरे के साथ जुड़ने से RR बन जाता है, आल्केन, डबल कार्बन कंटेनिंग आल्केन। अब एक और आ रहा है वुड्स के साथ फिटिक। दोस्तों, वुड्स के साथ फिटिक नहीं, हम इसको सिर्फ फिटिक को सबसे पहले देख लेते हैं। चलो, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के अंदर इतने तालमेल वाले, झुल मिल वाले हैं। फिटिक रिएक्शन, यहाँ पे जब जैसे हमने AR लिया है, तो यहाँ पे ARX लिया, मतलब क्या लिया मैंने? बेंजीन लिया, हेलोएरिन, उसका रिएक्शन सोडियम के साथ कर रहे हैं हम, याद है, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर, तो 2 मोल Na react with 2 mole of AgX and you got here 2 NaX। सिमिलरली ये भी ER डैश हो जाता है और AR डैश होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाने से आपको ऐसे दो बेंजीन रिंग, बाईफिनाइल या तो डाईफिनाइल भी हम बोल सकते हैं। चलो आगे देखते हैं हम इसके बाद वाला टॉपिक, जिसमें तो ये डाईफिनाइल हमारा मिल गया हमें दोस्तों, क्लियर है। उसके बाद हम जा रहे हैं कि भाई मतलब दो फिनाइल ऐसे जुड़ गए, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। वुड्स फिटिक रिएक्शन, मतलब ये वुड्स मतलब हेलो अल्केन, और फिटिक का मतलब क्या होता है? यस, फिटिक में ये फी को हम फिनाइल बोलेंगे, समझ लेना, याद रखने के लिए है सिर्फ फी, फिटिक, फिनाइल। तो यहाँ पे वुड्स के अंदर आ जाता है एक RX प्लस फिटिक में आता है एक ARX। ये दोनों सोडियम के साथ ड्राई ईथर में रिएक्शन करेंगे तो AR डैश R बन जाएगा। क्या बनेगा? AR डैश R। इसका मीनिंग ये होगा कि भाई +2 NaX। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, अगर मेरा क्लोरोबेंजीन है और उसके साथ CH3Cl का रिएक्शन करवा रहे हो सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये सोडियम के साथ ये दोनों NaCl निकल जाएंगे और उसके साथ हमारा बेंजीन के ऊपर CH3, मतलब इट इज़ योर टोल्यूइन बन जाता है, मिथाइल बेंजीन। सो फ्रॉम क्लोरोबेंजीन वी कैन यूज, वी कैन मेक टोल्यूइन और मिथाइल बेंजीन। क्लोरोबेंजीन में से मिथाइल बेंजीन या क्लोरोबेंजीन में से इथाइल बेंजीन भी हम दे सकते हैं, CH3 CH2 Cl। तो अब अगर हम ऐसा करेंगे
तो बताओ मुझे क्या होगा, CH2CH3 इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन हमें मिलता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई वुड्स फिटिंग और वुड्स फिटिंग कैसे की जाती है। बच्चों समझ में आ गया बेटा? हेलो। तो हम आगे जा रहे हैं। चलो अभी इसके अंदर एक इंटेक्स क्वेश्चन 10.7 देखो, विच अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर वुड यू एक्सपेक्ट to react more rapidly with SN2 mechanism? Explain your answer. Explain your answer. क्या होगा दोस्तों ये? अगर हम देखेंगे कि ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। दोस्तों SN2 के लिए आपको पता है मिथाइल हैलाइड is greater than 1 degree, is greater than 2 degree, is greater than 3 degree। तो अच्छे से अगर कोई देने वाला है SN2 तो पहले वाले में ये देगा, क्योंकि 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री तो ये देगा। ये दोनों 1 डिग्री है, लेकिन इसमें से ये अल्काइल ग्रुप फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कार्बन पे है और ये सेकंड कार्बन पे है। तो रिमूव करने की टेंडेंसी जितना आपका ये कौन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मिथाइल, और इसकी वजह से हमें क्या मिल जाएगा कि ये जितना दूर होगा उतना Br इजीली रिमूव होगा। सो इसके अंदर भी हमारा आंसर पहला वाला ही सही है। तो ये सब लोग क्या देते हैं, SN2। द फॉलोइंग पेयर ऑफ द हेलोजन कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगोज फास्टर SN1। अब दूसरा SN1 का ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री is greater than 2 degree is greater than 1 degree is greater than मिथाइल हैलाइड। दोस्तों ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री, और ये क्योंकि हेलोजन कंटेनिंग कार्बन अटैच विथ अनदर 3 कार्बन, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन अटैच विथ अनदर 2 कार्बन, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन अटैच विथ अनदर 2 कार्बन, 2 डिग्री, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन अटैच विथ अनदर 1 कार्बन, इट्स 1 डिग्री। तो दोस्तों 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री, तो SN1 कौन देगा, ये पहला वाला देगा। अब इसके अंदर देखो 2 डिग्री एंड 1 डिग्री के अंदर 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, तो हमारा ये आंसर सही रहेगा, फर्स्ट वन। आर यू रेडी दोस्तों, है ना? एकदम रेडी हो बच्चों। अब यहाँ पे ऐसा बताया है, आइडेंटिफाइड ABCDER डैश, ये A, B, ये C, ये D, ये डी वो डी नहीं है, ये डी है, ये डी, वो डी तो ड्यूटेरियम है। चलो आगे जा रहे हैं, और ई और आर एंड आर डैश, जितने मैंने सर्कल किए हैं उतनी चीज हमें क्या मिलेगा, हमें वो समझना है। दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि आप ये फर्स्ट वन है, ये सेकंड वन है और ये थर्ड वन है, इसके अकॉर्डिंग आप खुद, मैं 2-3 मिनट का टाइम आपको देता हूँ, 3 मिनट का, पहला वाला इक्वेशन ले लो, कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ। देखो आपको क्या सोचना है, डोंट सी बिहाइंड और इनसाइड द बुक,
ये साइक्लोहेक्सेन है, ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। अगर वो रिएक्ट करता है मैग्नीशियम के साथ और यहाँ पे ले रहा है ड्राई ईथर, तो हमें क्या मिल रहा है, ए। और उसका पानी के साथ रिएक्शन करने से हमें बी मिलता है। तो ये पहला वाला आप कर सकते हो दोस्तों, कर सकते हो। वो आपको पता है कि मैग्नीशियम ऑलवेज ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इसके बीच में अरेंज होता है। सॉरी, मैं बीच में डबल बॉन्ड दिखा दिया, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड नहीं आता है ना, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन तो साइक्लोहेक्सेन ही रहेगा। और यहाँ पे MgBr, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जब इसको पानी के साथ रिएक्ट करते थे, इसमें से H प्लस मिलता था, तो याद हो तो ये बॉन्ड ब्रेक करके ये प्लस और ये माइनस, तो ये बी के फॉर्म में मिलता है साइक्लोहेक्सेन, और बाई प्रोडक्ट मिलती है ये। तो ये साइक्लोहेक्सेन और बी, और ए जो है वो साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रहेगा। सिमिलरली दोस्तों, मैं आपको दूसरा वाला पूछ रहा हूँ, RBr प्लस Mg, मैग्नीशियम वाला ड्राई ईथर वाली बात आती है, तो आपको तो पता ही है कि क्या होता है। सिमिलर D2O रिएक्शन करके आपने CH3 CH CH3 और D गेन किया, तो दोस्तों R क्या होगा, आप लोग मुझे पहले ये बताओ, और उसके बाद C क्या होगा। मैं आपको 3 मिनट का टाइम देता हूँ। ऊपर जो प्रोसेस किया है फर्स्ट वन, सेम उसी को ही हम ध्यान में लेके ही इसका आंसर गेन करना ट्राई करेंगे। मैं 3-4 मिनट दे रहा हूँ आपको, आप करो दोस्तों।
चलो बच्चों, आंसर आया बेटा आपका? नहीं आया? तो देखो, आपको इतना तो पता चला कि आपका प्रोडक्ट ये है। अगर मैं ये चीज आपको पता है, इसमें से इसको क्या मिला होगा, ये D2O मतलब हैवी वाटर, और उसमें से D प्लस और OD माइनस, जैसे पानी में से H प्लस और OH माइनस मिलता है ना, वैसे ही। और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, RMgBr। और अगर ये D2O बना है तो यहाँ पे बनेगा RD। तो ये R जो है और ये D है, तो ये D तो ये है, तो R का वैल्यू क्या होगा, ऐसा वाला होगा। तो दोस्तों ऐसा वाला मतलब क्या होगा, CH3CH CH3Br, 2 ब्रोमो प्रोपेन, है ना। अभी इसका ये D है, R की वैल्यू यहाँ पे, तो आप ऐसे ही लिख सकते हो ना, CH3CH CH3MgBr। और फाइनली D2O के साथ CH3CH CH3D हमें मिल जाता है। तो समझ में आया, दिस इज योर C एंड दिस इज योर R। R मीन्स आइसोप्रोपाइल, ओके, आइसोप्रोपाइल इट इज कॉल्ड योर R। चलो नंबर 3, थर्ड के अंदर देखोगे आप, तो आपको इनिशियली कुछ ऐसा RX दिया हुआ है, बीच वाले कंपाउंड को ही आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों इसका मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन किया, R-MgX बनेगा, हाँ सर। और उसी में से ही आपने D लिया है, सॉरी D2O लिया, पानी, सॉरी D नहीं, H2O, क्योंकि ये D था आपका, H2O लिया, तो R-H प्लस MgOH बनेगा। ओके, तो ये आपका क्या हुआ, कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन ये R डैश क्या है वो आपको पता नहीं है, क्योंकि भले ही ना आप ये E का वैल्यू R डैश H लिखो, लेकिन एक्चुअली R डैश आपको ये इस साइड वाला रिएक्शन देगा। सोडियम और ईथर के साथ अगर कोई रिएक्शन हेलो अल्केन की होती है, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। और ये वुड्स रिएक्शन ऐसा करके हमें क्या देता है, R-R। ये सबको पता है, यस और नॉट, अभी ही देखा हमने। तो दोस्तों इसका मीनिंग ये हुआ कि इसको यहाँ से तोड़ेंगे तो ये जो था वही हमारा RX था। अब यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, CH3C CH3 CH3C CH3 CH3 एंड CH3। तो दोस्तों ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो आपको समझ में आ गया, ये R आपका क्या होना चाहिए, CH3 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 डैश X। चलो समझ में आया, तो R डैश का वैल्यू ये रहेगा ना आपका, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 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 प्लस, मतलब क्या, MgX। और ये आगे फाइनली प्रोडक्ट में CH3 CH3 CH3H आइसो ब्यूटेन हमें मिलेगा। तो दोस्तों कुछ समझ में आया, इसको बोला जाता है टर्शरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम हैलाइड, क्योंकि ये 3 डिग्री ब्यूटाइल है, लेकिन वहाँ पे H आ गया तो ये आइसो ब्यूटेन बन गया, 3 मिथाइल प्रोपेन भी बोल सकते हैं। और ये जो है वो कंपाउंड आपका ये मिला। तो वैल्यू ऑफ, अगर मैं पूछूंगा आपको कि भाई कौन कौन क्या मिला, तो देख सकते हैं हम इधर, चलो एक ही जगह क्या आया, MgBr, एक ही
जगह क्या आया, साइक्लोहेक्सेन। सी की जगह क्या आया, CH3CH MgBr NCH3। डी की जगह क्या आया, डी, ये रहा डी आपका, तो CH3 सॉरी MgBr। और ई के अंदर क्या आया, CH3 NCH3। ओके। आर की जगह क्या आया, ये रहा आर, कितना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 डैश आइसोप्रोपाइल। और आर डैश की जगह हमारा CH3 डैश आइसो नहीं टर्शरी ब्यूटाइल आया। तो ये सब ABCD R डैश R सब आपको मिल गए दोस्तों। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। आपको ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट मिल रहा है जिसको बोला जाता है RMgX। ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, ये भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, और ये भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट ही बोला जाता है। RMgX इज कॉल्ड अ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। चलो बच्चों क्लियर है ये। अभी हम जा रहे हैं हमारा थियरी पार्ट में। पोली हेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं दोस्तों, ये आपका ओमिटेड किया हुआ पार्ट है और इम्पोर्टेंट है MCQ के लिए भी। ऑलमोस्ट गुजकेट के अंदर या तो बोर्ड के एग्जाम में इसका MCQ में 1 मार्क्स आता था, तो इसको थोड़ा सा लाइटली मत लेना। MCQ बेस तो हमें तो जो जो मैं बात बताता हूँ उसको थोड़ा आप क्लियर करना रखो। चलो पहला है, देखो पोली हेलोजन का मतलब क्या होता है, CH3Cl CH2Cl2 CHCl3 CCl4 CF2Cl2। तो एक से ज़्यादा जिसमें हेलोजन होंगे इट इज कॉल्ड अ पोली हेलोजन। इट इज नॉट कॉल्ड अ पोली हेलोजन क्योंकि उसमें एक ही क्लोरीन है, एक क्लोरीन एक ब्रोमीन ऐसा कोई रहेगा तो वो पोली नहीं बोला जाता। लेकिन एक से ज़्यादा हो गए, जैसे कि डाइक्लोरोमीथेन, मीथेन मतलब कितने कार्बन, एक ही कार्बन, उसमें 2 क्लोरीन है अगर, तो आपको क्या मिलेगा इधर, H और H, CH2Cl2। उसका दूसरा नाम है दोस्तों मिथिलीन क्लोराइड। निगलेक्ट मत करना, ये इंपॉर्टेंट है, मिथिलीन क्लोराइड। फिर यहाँ पे देखो ट्राइक्लोरोमीथेन, 3 क्लोरीन है, 1 2 और 3, CHCl3। तो दोस्तों इट इज ऑल्सो नोन एज अ क्लोरोफॉर्म। ओके। फिर ट्राई आयोडोमीथेन, मीथेन में एक ही कार्बन, आयोडीन 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 और एक H, CHI3, और उसको बोला जाता है आयोडोफॉर्म। ये दोनों देखो क्लोरीन है CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और CHI3 को आयोडोफॉर्म बोला जाता है। समझ में आया। टेट्राक्लोरोमीथेन, मीथेन मतलब एक कार्बन उसके साथ 4 क्लोरीन अटैच है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो था राइट दोस्तों। ये क्लियर है। भाई समझ में आ रहा है। ओके चलो आगे बढ़ रहे हैं हम, इसका एक्सप्लेनेशन को समझने का ट्राई कर रहे हैं।
डाइक्लोरोमीथेन इज वाइडली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, पहला है। पेंट रिमूवर, एज अ पेंट रिमूवर, कलर को रिमूव करने के लिए भी जो थिनर हम बोलते हैं ना, उसको ये बोला जाता है। एज अ प्रोपेलेंट इन एरोसॉल एंड एज अ प्रोसेस सॉल्वेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। दोस्तों जितना मैंने हाईलाइट किया है, एरोसॉल के अंदर प्रोपेलेंट, ड्रग एंड पेंट रिमूवर में यूज होता है। इट इज यूज्ड एज अ मेटल क्लीनिंग, मेटल को क्लीनिंग में भी यूज होता है। फिनिशिंग सॉल्वेंट, दोस्तों ये सॉल्वेंट में ज़्यादा यूज होता है। मिथाइल क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड हार्म्स द ह्यूमन। अब ये हार्म क्या करता है? इट्स हार्म टू ह्यूमन नर्व सिस्टम। एक्सपोजर टू लोअर लेवल ऑफ मिथिलीन क्लोराइड, अगर वो कम प्रपोर्शन में होगा इन एयर, कैन लीड टू स्लाइटली impaired हियरिंग एंड विजन। समझ में आया? सुनने और देखने में इफेक्ट आ जाती है अगर थोड़ा प्रपोर्शन भी बढ़ जाएगा तो। और हायर लेवल का मिथिलीन क्लोराइड है तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत खतरनाक है। चलो, अगर हायर लेवल है तो डिजीनेस, नोस्का, नोशिया, टिनलिंग एंड numbness in the finger and toes. In human, डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट, अगर स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो ये हमें क्या देगा दोस्तों? कॉज इंटेंस बर्निंग, भाई ये बर्निंग करता है। माइल्ड रेडनेस, of the skin. Direct contact with the eyes can burn and the cornea. दोस्तों ये ह्यूमन पे भी ज़्यादा इफेक्ट करता है, जिसको हमें अच्छे से समझ के ट्राई करना चाहिए इसके इफेक्ट क्या है वो। तो चलो, इसके अंदर हमें जो मेन पॉइंट मिल रहा है वो क्या है? एक तो आ जाएगा यूजेस एंड इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन, यूजेस एंड इंडस्ट्रियल। तो सब में यही रहेगा, सबका यही रहेगा। केमिकली क्लोरोफॉर्म इज एम्प्लॉयड एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट, alkaloid, iodine and other substance. The major use of chloroform today in the production of freon. कौन सा यूज होता है? R22. It was once used as a general anesthetic, yes, in a surgery, but had been replaced than less toxic and anesthetic inhaling chloroform vapor depress the central nervous system. आपने देख लिया कि वो किस में यूज होता था? एज अ एनेस्थेशिया। व्हाट इज एनेस्थेशिया? जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, तो वो एडमिट होने के बाद उसको क्या किया कि उसको बेहोश करना जाता है, तो वो बेहोश करना उसको एनेस्थेशिया देके किया जाता है। तो वो करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो ये चाहिए क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म क्या करता है?
अभी तो अच्छा यूज़ किया जाता है, उससे भी अच्छा, लेकिन पहले ये यूज़ होता था। इसको अगर आप इनहेलिंग करोगे तो डिप्रेस इन द सेंट्रल नर्व सिस्टम, ब्रीथिंग अबाउट 900 पार्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म पर मिलियन पार्ट ऑफ एयर, तो बहुत ही कम कर देता है। फॉर द शॉर्ट टाइम कैन कॉज डिजीलनेस, fatigue and headache. Chronic chloroform exposure may cause damage to the liver, liver को डैमेज कर देता है दोस्तों। Where chloroform is metabolized as a phosgene, भाई मेटाबोलाइज का क्या मीनिंग हो जाता है? वो ऐसे देखो, ये क्लोरोफॉर्म था, अगर खुला रह जाता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज होके, मेटाबोलाइज होना बायोलॉजिकल वर्ड है, यहाँ पे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइज होके COCl2, जिसका नाम क्या है, फोस्फिन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड टू द किडनी, एंड सम पीपल डेवलप sore when the skin is immersed in the chloroform. Chloroform is slowly oxidized by air and presence of light, extremely poisonous gas. ये कैसा है दोस्तों? फॉस्जिन पॉइजनियस है। कार्बोनिल क्लोराइड, उसका दूसरा नाम क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड, ये नाम। Also known as a phosgene, it is therefore stored in the closed dark color. डार्क कलर में क्यों किया जाता है? क्योंकि ये लाइटनिंग में ज़्यादा क्या देगा? यस, and color bottle completely filled so that air is kept out. चलो, ट्राई आयोडोमीथेन आयोडोफॉर्म, भाई आपको अगर कहीं पे गिर जाते हो और वहाँ पे आप आयोडीन का कॉटन बीड लगाते हो और घाव को साफ करते हो, कहीं पे लग जाता है तो दैट इज योर आयोडोफॉर्म सॉल्यूशन। बट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी आर ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ आयोडीन, क्योंकि उसमें से क्या लिबरेट होता है? आयोडीन, एंड नॉट ड्यू टू आयोडोफॉर्म इटसेल्फ। ड्यू टू इट्स objectionable smell, it has been replaced by other formulation containing iodine। तो सिर्फ इसमें से इतना ध्यान में रखो कि ये इंसेक्टिसाइड है ना, और दूसरी चीज ये आयोडीन को लिबरेट करता है। थर्ड वन, टेट्राक्लोरोमीथेन क्या है? CCl4। It is proceed in a large quantity for use in the manufacture of refrigerant and propellant for the aerosol. Underline it. For the aerosol can. It is also used as the feedstock in the synthesis of क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भाई CFC अगर बनाना है तो इसी को यूज किया जाता है। आगे जा रहे हैं, synthesis of CFC and other chemical. Pharmaceutical manufacturing in general solvent use till mid 1960. It was also widely used as a cleaning fluid. इसका यूज कहाँ किया जाता है? क्लीनिंग फ्लूइड में, बोथ इन इंडस्ट्री एंड डिग्रीसिंग एजेंट। डिग्रीसिंग एजेंट एंड डिग्रीसिंग एजेंट मतलब ग्रीस को रिमूव करने वाला एजेंट in the at the home, a spot remover
A fire extinguisher, yes, yes. As a fire extinguisher, we can use. There is some evidence that exposure to carbon tetrachloride cause liver cancer. भाई CCl4 आपको क्या करता है? लीवर कैंसर देता है. It most common effect are dizziness and headache. Nausea and vomiting इससे होता है. Which can cause permanent damage of nerve cell. ये क्या करता है? Permanent damage of nerve cell. In several cases, this effect can lead rapidly to stupor, coma, and unconscious to death. दोस्तों याद रखना कि अगर CCl4 अगर हमारे बॉडी में भी चला जाता है स्मेल के प्रेजेंस से, तो भी ये इतना खतरनाक डिसीज प्रोड्यूस कर देता है. एक्सपोजर ऑफ CCl4 कैन मेक हार्ट बीट irregular or stop. ओहो, हार्ट बीट स्टॉप, पिक्चर क्लियर, पिक्चर एंड. द केमिकल में इरिटेट द आइस. अगर ये केमिकल जहाँ पे गिरा है और आप उधर जा रहे हो तो ये आइस को क्या करेगा? इरिटेट करेगा. When carbon tetrachloride is released into the air, it rises to the atmosphere and deplete the ozone layer. वो तो पता है. CCl4 also a ozone depleting reagent. CFC तो है ही, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो है ही, लेकिन CCl4 also can damage the ozone layer. Depletion of the ozone layer is believed that increase in the human exposure ultraviolet. इसी से ही तो अल्ट्रावायलेट बढ़ जाते हैं. And leading to increasing skin cancer, eye disease, disorder. तो जो वो दोस्तों यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ इसको ध्यान में रखना है. ये फ्रियोन क्या है? फ्रियोन इज योर CFC, जिसको आप लोग अच्छे से पहचानते हो कि आपका CFC वो रेफ्रिजरेटर में एज अ कूलेंट यूज होता है ना, लेकिन उससे ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है, इसीलिए अभी हमने उसका अवेजी ढूंढ लिया है. चलो आगे देखते हैं. ये दो टॉपिक देख के हम अपना लेक्चर कंप्लीट करेंगे. कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली नोन एज अ फ्रियोन. भाई आपके कंपाउंड जो है मीथेन एंड इथेन के जो कंपाउंड होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, उनको क्या बोला जाता है? फ्रियोन. 2 कार्बन तक. दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल, इन अनरिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव, सब कुछ बहुत बढ़िया है. नॉन रिएक्टिव, स्टेबल, सब कुछ है इसके प्रॉपर्टी में. फ्रियोन 12 ये बहुत घटिया फ्रियोन है हमारे लिए. कैसे है? Freon 12 is one of the most common freon in industrial use. It is manufactured from tetrachloromethane by Schwartz reaction. These are usually produced aerosol क्योंकि ये गैसियस होते हैं. Propellant in refrigeration and air conditioner AC एंड रेफ्रिजरेटर में हम इसको यूज़ करते हैं दोस्तों ठंडा करने के लिए. बाय 1974 टोटल फ्रियोन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इज अबाउट 2 मिलियन. हो पाउंड. 2 बिलियन पाउंड एन्युअली. एक साल में इतना सारा अगर CFC ये लोग बनाते थे
So most freon even that use in the refrigeration eventually make its way into the atmosphere where it diffuse the unchanged वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है into the stratosphere वो उधर चला जाता है and in stratosphere freon is able to initiate initiate radial chain reaction that can unset upset the नेचुरल ओजोन बैलेंस क्योंकि वो ओजोन का लेयर को क्या करता है डिप्लेट करता है डीडीटी इट इज योर न्यू वर्ड तो दोस्तों मैं बताता हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसे याद रखोगे देखो दोस्तों यहाँ पे अगर इसके साथ क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन या यहाँ से कहीं पे और से ये जुड़ा है तो क्लोरोफिनाइल क्या होगा क्लोरोफिनाइल तो डाइफिनाइल ऐसा लिख सकते हैं सर लिख सकते हैं देन सेंट्रल इज द कार्बन एंड हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन एंड क्लोरीन मिल जाता है समझ में आ रहा है तो हम क्या दिखते हैं देखो पैरा डैश अगर इसको आप पैरा बोलते हो तो ये क्या है पैरा डैश डाई क्लोरो डाइफिनाइल तो डी आया फिर टी मतलब ट्राई क्लोरो चलो एक दो डाई क्लोरो डाइफिनाइल एक दो तीन ट्राई क्लोरो इथेन मिल जाता है दोस्तों सबसे पहले ये जो है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन वो हम यूज़ करते थे कहाँ पे तो एज अ इंसेक्टिसाइड्स है ना यस क्योंकि ये इंसेक्टिसाइड था तो हम जब पता है आपको कि गांव में कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है तो जहाँ पे भी कॉर्नर्स दिखते हैं कचरा गंदा दिखता था उधर पाउडर वाइट कलर का पाउडर लगा के उसको साफ़ किया जाता है क्योंकि कुछ बैक्टीरिया वगैरह हो तो वो मर जाए इसीलिए दोस्तों हमें यहाँ पे इतना समझाया जा रहा है कि ये जो है इसका यूज़ पहले किया जाता था लेकिन ये कम्प्लीटली अनकम्बस्टिबल मतलब हम बोलते हैं कि जिसका डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा था डिग्रेडेबल नहीं हो रहा था इसको बायो नॉन डिग्रेडेबल बोल सकते हो आप जो ऐसे बैक्टीरिया वगैरह से भी डिग्रेड नहीं होता था तो इसकी वजह से ये इतना ज़्यादा यूज़ करते थे हम और वो पूरा लैंड में ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहता था तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा था डीडीटी द फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड क्लोरीनेटेड क्यों बोला क्योंकि इसमें क्लोरीन है सबसे पहला वाला ये एमसीक्यू भी आ सकता है विच ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनिक क्लोरीनेटेड इंसेक्टिसाइड was originally prepared in 1873 सबसे पहले सोचो आज से ऑलमोस्ट 200 या 250 साल पहले की बात है ये वो बट इट वाज नॉट until 1939 that Paul Muller and Gigi Pharmaceuticals in Switzerland discovered the effectiveness of DDT as an insecticide. सबसे पहले इन्होंने प्रोड्यूस तो कर दिया था 73 में 1873 में लेकिन 1932 में ये प्रूव किया जा सोचो इतने सालों के बाद कि ये तो इंसेक्टिसाइड में यूज़ कर सकते हैं पाउल मुलर वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इसीलिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया इन 1948 12 साल पहले 11 साल पहले बाद फॉर द डिस्कवरी द यूज ऑफ डीडीटी इंक्रीज एनॉर्मल enormously ऑन द वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बेसिक आफ्टर वर्ल्ड वॉर के बाद अगर कहीं पे कुछ डिसीज़ ना हो जाए इसीलिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था और फिर प्राइमरीली बिकॉज of its effectiveness against the
mosquito that spread malaria, lice and they carry typhus। तो दोस्तों ये मलेरिया टाइफॉइड ऐसे डिसीज ना हो इसीलिए ऐसा इंसेक्टिसाइड यूज़ किया जाता था दोस्तों। और ये यूज़ करके हमें ये दिखाया गया है लेट 19 yes however problems related to extensive use of DDT began to appear in the date 1940। 1940 में ही पता चल गया कि इसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लेकिन ये मैनी स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट डेवलप रेजिस्ट टू डीडीटी। ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट बन गए जो डीडीटी से मरते नहीं थे। एंड इट वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड टू हैव द हाई टॉक्सिसिटी टूवर्ड द फिश। क्योंकि ये ज़मीन में डालते थे तो अब ये डीडीटी का डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा था, तो वो सीधा पानी में बह के री और सी में चला जाता था, तो उधर टॉक्सिसिटी बढ़ जाती थी, तो फिशिश के लिए बहुत ही जोखिम कारक था। द केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ डीडीटी एंड इट्स फैट solubility of compound of the problem, DDT is not metabolized very rapidly by animal. Instead it is deposited and stored in the fatty tissue। तो बॉडी के अंदर भी हमारे अगर वो चला जाता है कहीं से ज़मीन में से प्लांट में और प्लांट में से हमारे बॉडी में, तो वो भी ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहता है फैटी टिश्यू में। Ingestion continues as the steady rate DDT builds up within the animal over time। The use of DDT was banned। उसके बाद DDT का यूज़ क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया 1973 में कि भाई ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इसको ज़्यादा यूज़ मत करो। ऑल्दो इट इज़ स्टिल इन यूज इन द सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कहीं अदर पार्ट में तो इसको अभी भी यूज़ किया जाता है। तो ये डीडीटी इतना खतरनाक है। डीडीटी में कितने क्लोरीन है, कितने सिग्मा, कितने पाई बॉन्ड है, ऐसा एमसीक्यू आता है दोस्तों। तो ये थियरी पार्ट था, इसको आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे दोस्तों। एनी डाउट?